प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होती है। सभी माध्यमों में जो भी जितने भी माध्यम हैं सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होगी, अलग अलग होती है। किसी में प्रकाश की चाल कम है तो किसी में ज़्यादा है, इसलिए उनमें प्रकाश की जो किरण क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपनी मार्ग से हट जाती है। तो इस घटना इसके कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण किसकी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, यह अपवर्तन का मुख्य कारण है। इसका दूसरा पॉइंट, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की जो चाल है, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदल जाती है, बदलती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदलती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, तीव्रता बदलती है। परंतु कौन सी राशि नहीं बदलती है, आवर्ती, परंतु आवर्ती अपरिवर्तित होती है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदल जाएगी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी और प्रकाश की तीव्रता, ये इन तीन राशियों में परिवर्तन होता है। परंतु प्रकाश की जो आवृत्ति है वो कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इस पर तीसरा पॉइंट देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम का तात्पर्य क्या हो गया, एक जैसा माध्यम, तो एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिर्यक आपतित होती है, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिर्यक आपतित होती है या तिरछी आपतित होती है। कैसी, तिरछी आपतित होती है, तो वह अपनी मूल दिशा से मुड़ जाती है। यह घटना तो क्या कहलाती है, अपवर्तन। परंतु यदि प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित नहीं हो, प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित नहीं हो और ये अविलंबवत आपतित हो, प्रकाश की किरण कैसे हो, अविलंबवत आपतित हो, तो ये प्रकाश की किरण बिना अपने मूल दिशा से विचलित होती हुई सीधी निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित नहीं होती है, तिरछी आपतित नहीं होती है, तो ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ आपतन कोण I का मान कितना है, 0 डिग्री। प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। दूसरा, तो यहाँ अपवर्तन कोण R का मान भी कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन यहाँ अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो उस समय अपवर्तन की घटना नहीं होगी। वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, लेकिन इसको हम अपवर्तन की घटना में शामिल नहीं करेंगे। तो ये थे अपवर्तन पर आधारित कुछ पॉइंट। अब हम लेते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के
नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम जानते हो आप कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में विद्यमान होते हैं। यह तो है अपवर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम जिसको किसने प्रूव किया था? स्नेल ने। तो इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। तो द्वितीय नियम को किसने प्रतिपादित किया था? स्नेल ने प्रतिपादित किया था। अभी इसको समझिए जरा कि स्नेल ने इस नियम को किस तरीके से परिभाषित किया। स्नेल ने यह प्राप्त किया कि ये माध्यम 1, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, ये माध्यम 3, ये माध्यम 4 और ये माध्यम 5। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे माध्यम है अपने पास, अलग अलग माध्यम है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है यहां यो, तो ये अपने पथ से विचलित हो गई। ये पहले माध्यम के लिए आपतन कोण आई, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2। अब यहां पर भी क्या होगा? प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है और ये मान लीजिए यहां भी अपने पथ से विचलित होगी। तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक n3। फिर यहां पर भी क्या होगा? ये प्रकाश की किरण तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में प्रवेश कर रही है और यहां भी अपने पथ से विचलित होगी। चौथे माध्यम का अपवर्तनांक n4। फिर ये चौथे माध्यम से पांचवें माध्यम में प्रवेश कर रही है और यहां पर ये अपने पथ से विचलित होगी और पांचवें माध्यम का अपवर्तनांक n5। यह अपवर्तन कोण I, यहां अपवर्तन कोण R। यहां देखिए ये अपवर्तन कोण R है तो इसके लिए ये अपवर्तन कोण हो जाएगा R। इसके लिए ये अपवर्तन कोण ये ले लें हम, मान लीजिए P, तो ये कोण P है तो यहां ये कोण भी क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये इसके लिए अपवर्तन कोण ले लें हम Q, ये कोण Q है तो इसका ये कोण भी क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये कोण ले लें हम S। इस प्रकार एक प्रकाश की किरण, स्नेल ने यह पाया, किसने? स्नेल ने यह प्राप्त किया कि एक प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस तरीके से वो विचलित होती हुई आगे निकल जाती है। तो स्नेल ने यह बताया, अपनी गणनाओं से प्राप्त किया कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इस पहले माध्यम का अपवर्तनांक और इसी माध्यम में आपतन कोण I, इनका गुणनफल कोण I की जा n1 n2 sin I, पहले माध्यम का अपवर्तनांक और इसी माध्यम में जो आपतन कोण है इस कोण की जा, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। दूसरा माध्यम ले तो दूसरे माध्यम से जब ये तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 और इस माध्यम में इस आपतन कोण की जा sin R, इनका गुणनफल। फिर तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक n3, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक n3 और इसमें आपतन कोण P, इसकी जा का गुणनफल sin P। तो ये जो गुणनफल उसने प्राप्त किए
पहले माध्यम का अपूर्णांक और पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, इनका गुणनफल, ये प्राप्त किया उसने। दूसरा, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक और दूसरे माध्यम में आपतन कोण की जा, इसका गुणनफल प्राप्त किया। तीसरा माध्यम और तीसरे माध्यम के लिए आपतन कोण की जा, इसका गुणनफल। इसी प्रकार चौथा माध्यम n4 और चौथे माध्यम में आपतन कोण की जा sin q। तो उसने ये देखा कि इन सभी का गुणनफल, ये जो सभी राशियां हैं वो सभी राशियां एक नियतांक राशि प्राप्त होती है। वो सभी राशियां क्या होती है? एक नियतांक राशियां, एक समान राशि प्राप्त होती है। तो इन सबको उसने क्या रख दिया? बराबर रख दिया, डॉट डॉट बराबर नियतांक। तो स्नेल ने यह पाया कि जब प्रकाश की किरण बहुत सारे माध्यमों से गुजरती है, बहुत सारे माध्यम से गुजरती है, तो उस माध्यम का अपूर्णांक और उस माध्यम में आपतन कोण की जा, तो सभी माध्यमों में सभी माध्यमों का अपूर्णांक और उन माध्यमों में आपतन कोण की जा का जो गुणनफल है वो सब में क्या रहता है? एक समान होता है। यानी पहले माध्यम के लिए ये गुणनफल और दूसरे माध्यम के लिए गुणनफल, तीसरे माध्यम के लिए गुणनफल, ये क्या होंगे? एक समान होते, एक जैसे प्राप्त हुए। अब यहाँ अपवर्तन की घटना में हम केवल कितने माध्यम लेते हैं? 2 माध्यम। तो यहाँ 2 माध्यमों के लिए देखें हम n1 sin i बराबर, ये दूसरा माध्यम n2 sin r बराबर, कितने माध्यम लेंगे? केवल 2 माध्यम। बराबर क्या हुआ? एक स्थिरांक राशि प्राप्त हुई। बराबर क्या प्राप्त होता है? एक स्थिरांक राशि प्राप्त होती है। या इसको हम यूं लिखें कि साइन i और बट्टे साइन r। इस i के बट्टे में ये दोनों पद ले लें एक बार हम, जैसे इस स्थिरांक को हम छोड़े, ये ले लें n1 साइन i बराबर n2 साइन r। ये गुणनफल हम बराबर ले लें। इसको हम सरल करें तो ये साइन i, साइन r को इधर ले जाए, बट्टे साइन r बराबर n2 बट्टे n। ये अपने को इस समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। और n2 बट्टे n1 क्या होता है? n2 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम क्या लिख लेंगे? n2 1। तो स्नेल का नियम क्या बन जाएगा? साइन i बट्टे साइन r बराबर n2 1। ये स्नेल के नियम के लिए फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक राशि होगी। उस स्थिरांक राशि को हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे ही आ गया, तो ही माध्यम हम ले केवल, तो आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक राशि। उस स्थिरांक राशि को क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष कहेंगे। तो ये हो गया स्नेल का नियम। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जैसे ध्यान देंगे एक बार, ये माध्यम मान लीजिए n2 और ये माध्यम n1, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये कोण r, ये कोण i। तो यहां हम स्नेल का नियम लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे? आपतन कोण की जा आप यूं लिख लीजिए n2 और इस कोण की जा का गुणनफल n2 साइन i बराबर इस कोण की जा और इस माध्यम का अपवर्तनांक, इन दोनों का गुणनफल, इस कोण की जा साइन r और ये इसका गुणनफल n1, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो इसको हम लिखें कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर N2 को इधर ले जाएंगे N1 बट्टे N2। यहाँ तो क्या था देखिए N2 बट्टे N1, यहाँ क्या पता था N2 बट्टे N1 और यहाँ क्या आ गया N1 बट्टे N2। लेकिन ये फर्क क्यों हुआ? क्योंकि इसमें तो हमने क्या लिया था, दो माध्यम लिए थे, प्रकाश की किरण एक से दूसरे में प्रवेश करती है। इसमें हमने ऊपर लिया था N1 और नीचे लिया था N2, ऐसे दो अलग अलग माध्यम लिए थे। यहाँ ऊपर ले लिया N2 और यहाँ नीचे ले लिया N1। तो यह अपवर्तनांक कौन से माध्यम का आएगा? इसको हम क्या लिख लेंगे N1 लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखा गया N2 इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपवर्तनांक कौन से माध्यम का आएगा? यहाँ जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है। तो यहाँ इस चित्र में प्रकाश की किरण किस में प्रवेश कर रही है? माध्यम N1 में। और यहाँ प्रकाश की किरण किस में प्रवेश कर रही है? माध्यम N2 में प्रवेश कर रही है। तो इस तरीके से ये स्नेल का नियम लिखा जाएगा। जैसे हम एक ये देखें कि दो माध्यम हो गए अपने पास, ऊपर तो हो गया कांच जिसको G से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका अपवर्तनांक Ng। नीचे हमने ले लिया पानी जिसको हम किससे लिखेंगे W से, और इसका अपवर्तनांक Nw। ऐसे दो अलग अलग माध्यम ले लिए। ये ले लिया हमने अभिलंब या आपतित किरण, ये इसकी मूल दिशा। यहाँ कांच सघन माध्यम है, पानी विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। अब यहाँ में स्नेल का नियम लिखें तो कैसे लिखेंगे? आपतन कोण की जा साइन I बटे अपवर्तन कोण की जा साइन R बराबर प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? पानी में। तो यहाँ पानी का अपवर्तनांक आएगा कांच के सापेक्ष Nwg। यहाँ किसका अपवर्तनांक आएगा? पानी का अपवर्तनांक आएगा किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष आएगा। तो इस तरीके से हम स्नेल के नियम को लिख पाते हैं। इन दोनों का अनुपात जो है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, इन दोनों का अनुपात यहाँ कंडीशन के आधार पर लिखा जाएगा कि किस माध्यम का अपवर्तनांक आएगा। मान लीजिए यहाँ ये ऊपर तो था कांच और नीचे पानी, मान लीजिए ऊपर पानी ले लें हम और नीचे कांच ले लें, और प्रकाश की किरण पानी से कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये R और ये I। तब क्या लिखा जाएगा? ये कहाँ प्रवेश कर रही है? कांच में, तो Ng और इसका अपवर्तनांक Nw, तो हो जाएगा Ngw। तब स्नेल के नियम को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो स्नेल का नियम लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको हम थोड़ा सिंपल शब्दों में अपने पास काम आएगा, बार बार यूँ भी लिख सकते हैं कि ये माध्यम Ng, इस माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ इसी माध्यम में आपतन कोण की जा साइन I, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल। दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक Nw और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण है उसकी जा, इन दोनों का गुणनफल। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस तरीके से हम आगे कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। तो फॉर्मूले प्रूफ में अपने पास इस तरीके की कंडीशन काम में लेनी पड़ेगी स्नेल के नियम में। तो ये है अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। और दूसरा नियम किसका नियम है? स्नेल का नियम, जिसको स्नेल ने प्रूव किया था। बहुत सारे माध्यम लेकर के उस माध्यम में प्रकाश की किरण
की अलग वो अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, तो उन माध्यमों के अपवर्तनांक और उनमें जो कोण है उनकी जाओ का गुणनफल, स्नेल ने क्या बताया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में आपतन कोण की जा, वो सभी माध्यमों के लिए इनका गुणनफल क्या होता है, वो एक समान होता है। और इसके आधार पर उसने अपना फॉर्मूला वो अपने नियम के लिए सूत्र स्थापित किया था। अब अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। अपवर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे तारों का टिमटिमाना है। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है। किसी पानी से भरे हुए पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन की घटना है। ठीक है। सुबह और शाम को समय सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना या शाम को समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देना किसकी घटना? अपवर्तन की घटना है। तो आज की क्लास में इतना ही और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।